इस वीडियो में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक गैंट्री गर्डर को डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान सा चैप्टर है और बहुत कम कंटेंट है, लेकिन क्योंकि बेहतर विजुअलाइजेशन ना हो पाने के कारण थोड़ा सा डाउट रह जाता है और ठीक चीज़ें उतने ठीक से समझ नहीं आती। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी स्टार्ट करते हैं। गैंट्री गर्डर, जैसे कि ये इमेज हमको दिख रहा है, एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का इमेज है। इसमें अलग अलग एलिमेंट लगे हुए हैं। सो एक एक करके सब एलिमेंट को समझते हैं। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ऊपर, इसको बोलते हैं क्रैब। क्रैब या फिर ट्रॉली। ये क्रैब में लोड को हम लोग लटकाते हैं इसमें और एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। सो ये क्रैब जो है इस गर्डर में मूव करता है, इधर से इधर, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। जिस गर्डर पे ये क्रैब मूव करता है इसको बोलते हैं क्रेन गर्डर। क्रेन गर्डर या फिर क्रैब गर्डर, क्योंकि इसमें क्रैब मूव करता है। ये एक्ट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक एज ए ब्रिज इस क्रेन के लिए। सो इसलिए इसको हम लोग ब्रिज गर्डर भी बोल देते हैं। और इसको बोलते हैं ट्रस गर्डर। अब जो लोड हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वो क्रैब के ऊपर एक्ट करता है और क्रैब ये लोड को ट्रांसफ़र करता है इस क्रेन गर्डर के ऊपर। ये क्रेन गर्डर अपना लोड ट्रांसफ़र करता है इस लॉन्ग बीम के ऊपर जो ये दोनों साइड लगा हुआ है। इस लॉन्ग बीम को हम लोग बोलते हैं गैंट्री गर्डर। ये गैंट्री गर्डर किसके ऊपर रखा हुआ है? ये जैसा एक पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं ब्रैकेट। जैसे कि यहाँ पर है, इसको भी बोलते हैं ब्रैकेट। इसके ऊपर रखा हुआ है गैंट्री गर्डर और ये जो ब्रैकेट है ये अटैच होता है कॉलम से। सो ये है लोड फ्लो। लोड फाइनली जाता है कॉलम के ऊपर थ्रू गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर के ऊपर क्रेन गर्डर से और क्रेन गर्डर में आता है क्रैब से। ये जो क्रेन है, जैसे कि क्रैब कैसे मूव करता है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, गैंट्री गर्डर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन ये जो क्रेन है, यहाँ पे देखो, ये जो क्रेन है ये रेल के ऊपर रखा हुआ है। ये दोनों छोटे छोटे, ये दोनों इसके व्हील है और ये अलोंग द लेंथ ऑफ गैंट्री गर्डर ट्रेवल करते हैं। और क्या इनका यूज़ है? लोड को ट्रांसफ़र करना, हैवी वेट को ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरे जगह तक। क्लियर? ये क्रैब मूव करता है इस डायरेक्शन में और ये क्रेन मूव करता है इस डायरेक्शन में। क्रेन चलता है रेल के ऊपर और रेल रखा हुआ है गैंट्री गर्डर के ऊपर। ठीक? और ये हुक का यूज़ है लोड को लटकाने का काम आता है ये। सो ये था लोड फ्लो। बेसिक हम लोग देख लिया किसको किसको क्या बोलते हैं और किसका क्या यूज़ है। जैसे कि ये क्रेन के ऊपर दो व्हील लगा हुआ है, ऐसी क्रैब के नीचे भी व्हील लगे हुए होते हैं और ये मूव करता है क्रेन के ऊपर। एक और इमेज देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा ठीक से और क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि ट्रॉली है जिसको क्रैब भी बोलते हैं, इसमें दो व्हील लगे हुए हैं। सो ये लोग मूव करते हैं इस क्रेन ब्रिज के ऊपर। और ये क्रेन ब्रिज, ये देखो टॉप व्यू, ये वाला इमेज है प्लान। टॉप व्यू ये मूव करता है रेल के ऊपर गैंट्री गर्डर में। ये है गैंट्री गर्डर। इसमें टॉप व्यू में लंबा दिख रहा है, इसमें कैसा था, स्क्रीन के अंदर जा रहा था। ये वाला इमेज देखो, ये है गैंट्री गर्डर, ये आई सेक्शन। इसमें दिख नहीं रहा है ये कौन सा सेक्शन होता है गैंट्री गर्डर? जनरली आई सेक्शन। ये फिर ब्रैकेट है, ये कॉलम है। इसमें कॉलम दिख नहीं रहा है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में कॉलम स्क्रीन के अंदर जा रहा है। और ये दोनों क्रेन गर्डर, जैसे कि यहाँ पर भी एलिवेशन में सीधा एक एक ही दिख रहा है, इसमें एक ही दिख रहा है, लेकिन टॉप व्यू में देखें तो एक और दो। और क्रैब के जो व्हील होते हैं दोनों साइड में, एक एक क्रेन ब्रिज में जो क्रैब मूव करता है, तो इन दोनों व्हील के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं व्हील बेस। क्लियर? एक बार रिकॉल करते हैं अभी तक हमने क्या क्या सीखा।
सो फर्स्ट पॉइंट, गैंट्री गर्डर आर लॉन्ग बीम्स। गैंट्री गर्डर लॉन्ग बीम होते हैं जो कैरी करते हैं क्रेन लोड को। ठीक है, ये देखो जी, गैंट्री गर्डर क्या है, एक लॉन्ग बीम है। सेकेंड पॉइंट, क्रेन्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग टू लिफ्ट हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड पॉइंट, यूजुअली क्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रिज मेड अप ऑफ ट्रस गर्डर्स। इस इमेज में जैसे कि देखें, ये दो ट्रस गर्डर से मिलके बना हुआ है, दो ट्रस से मिलके बना है ये क्रेन गर्डर। हेंस क्रेन गर्डर इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रेन ब्रिज, क्रेन गर्डर, क्रैब गर्डर। नेक्स्ट है, गैंट्री गर्डर आर सपोर्टेड बाय ब्रैकेट्स अटैच टू मेन कॉलम। कॉलम से अटैच होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के ऊपर गैंट्री गर्डर होता है जो कि आई सेक्शन होता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्रेन के टाइप देख लेते हैं। क्रेन का क्या यूज़ है, ये ट्रांसफ़र करता है हैवी वेट को एक जगह से दूसरे जगह तक। अब क्रेन के हम लोग कुछ टाइप देख लेते हैं, जैसे कि 4 टाइप हैं क्रेन के: ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, अंडरस्लंग क्रेन, जिप क्रेन और मोनोरेल क्रेन। सो ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता क्या है, जब क्रैब ट्रैवल करता है गर्डर के टॉप फ्लेंज पे। ठीक है, जब क्रैब ट्रैवल करता है क्रेन गर्डर के टॉप फ्लेंज पे, सो उसको बोलते हैं ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। इफ क्रैब ट्रैवल ऑन टॉप फ्लेंज ऑफ गर्डर, और अगर क्रैब मूव करेगा बॉटम फ्लेंज, जैसे कि इफ क्रैब मूव्स ऑन बॉटम फ्लेंज ऑफ गर्डर, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर स्लंग क्रेन। अंडर स्लंग क्रेन, एक बार इमेज देख लेते हैं इनका भी। ये जैसे कि हमारा क्रैब है, इसका व्हील है, ये क्रेन गर्डर है, ये क्रेन गर्डर के टॉप फ्लेंज में मूव कर रहा है, इससे ये लोड लटका हुआ है। इसका टॉप व्यू देखते हैं, ये तो नीचे से दिख रहा है, उतना क्लियर नहीं हो रहा है। ये जैसे कि क्रैब क्रेन के टॉप पे ये रेल के ऊपर मूव कर रहा है, व्हील लगा है, तो इसको बोलते हैं ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। और ये बॉटम फ्लेंज है, ये वाला बॉटम फ्लेंज है, इसमें जो क्रैब मूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अंडर स्लंग क्रेन। नेक्स्ट है ये वाला जिप क्रेन, और ये मोनोरेल। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज डिस्कस कर लिए हम लोग। फिर क्रेन को ऑपरेट कैसे करते हैं, इसके बेसिस पर भी क्रेन को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि एक है मैनुअली ऑपरेटेड ट्रैवलिंग क्रेन, इसको बोल देते हैं MOT। और सेकंड है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रैवलिंग क्रेन, इसको बोल देते हैं EOT शॉर्ट टर्म में। मैनुअली ऑपरेटेड ट्रैवलिंग क्रेन जो है, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी, ये कितना लोड लिफ्ट कर सकता है, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 50 किलो न्यूटन। और जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड क्रेन है, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 10 किलो न्यूटन से लेकर 3000 किलो न्यूटन। आगे फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ये वाला। ये जो है गैंट्री गर्डर है, ठीक। गैंट्री गर्डर के सेंटर से लेकर के, गैंट्री गर्डर के सेंटर से लेके हुक तक की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हुक क्लियरेंस। न्यूमेरिकल में यूज होता है इसका, इसकी वैल्यू दी हुई होती है। तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हुक क्लियरेंस। ये गैंट्री गर्डर किसके ऊपर रखा हुआ है, ब्रैकेट, ब्रैकेट कनेक्टेड है कॉलम से। गैंट्री गर्डर के ऊपर है ये चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन के ऊपर है रेल, इस रेल पे ये लगी है व्हील, और इस व्हील की मदद से मूव करता है कि ये क्रेन। और ये जो क्रैब है, ये किस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में। सो क्रैब मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है जिसको बोलते हैं लेटरल फोर्स या लेटरल लोड। एक बार क्लियर कर दूं इमेज। सो लेटरल लोड आता है गैंट्री गर्डर के ऊपर, इससे होता क्या है कि गैंट्री गर्डर का जो वेब है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है, इस लेटरल फोर्स के कारण।
जो क्रैब के मूवमेंट के कारण जनरेट हुआ, इससे गैंट्री गर्डर का जो वेब है वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो चैनल सेक्शन है गैंट्री गर्डर के ऊपर, ये नहीं है, ठीक है, ये चैनल सेक्शन नहीं है। और यहाँ पर दो एक्सिस हैं इसकी, ये है ZZ एक्सिस और ये है Y एक्सिस। इन दोनों एक्सिस में बताओ कौन वीकर है और कौन स्ट्रॉन्गर है। सो इन दोनों में Y एक्सिस वीकर है और ये स्ट्रॉन्ग एक्सिस है। अगर हम लोग वीकर एक्सिस को भी स्ट्रॉन्ग कर दें तो क्या पूरा अरेंजमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? हो जाएगा। सो ये कैसे करेंगे? इसको, इस वाई एक्सिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एक चैनल सेक्शन प्रोवाइड करते थे। इससे होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस बढ़ जाती है, जो कि पहले कम थी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस बढ़ गई, इससे होता क्या है, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है गर्डर की, लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है गर्डर की, लेटरल डिफ्लेक्शन फिर रिड्यूस हो जाता है। ये जो लेटरल फोर्स के कारण लेटरल डिफ्लेक्शन आ रहा था वेब ऑफ गैंट्री गर्डर में, ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फिर जो लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। ये कैसे हुआ? बाय प्रोवाइडिंग चैनल सेक्शन। हमारी बकलिंग स्ट्रेंथ तो बढ़ गई अब, ठीक है, लेकिन हमको हमारा अरेंजमेंट टॉर्सन रिस्टेंट भी चाहिए। हमारा सिस्टम हमको टॉर्सन रिस्टेंट भी चाहिए, जो कि चैनल सेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग वेब क्लीट प्रोवाइड करते हैं। वेब क्लीट कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो गैंट्री गर्डर का वेब है, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कॉलम से। इस मेंबर को बोलते हैं वेब क्लीट या फिर डायफ्राम। अब हमारा अरेंजमेंट टॉर्सन रिस्टेंट भी हो गया और इसकी बकलिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। किसके किसके हेल्प से? चैनल सेक्शन की मदद से और वेब क्लीट की मदद से। नेक्स्ट अब अगला एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। गैंट्री गर्डर जो हमारा बीम है, ये एक बीम है, जैसे कि पहले ही हम लोग देखे, गैंट्री गर्डर एक लॉन्ग बीम है जो कि क्रेन लोड कैरी करता है। सो ये बीम है, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं? इसको जनरली हम लोग डिज़ाइन करते हैं एज अनसपोर्टेड बीम। गैंट्री गर्डर आर डिजाइंड एज अनसपोर्टेड बीम। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता है? नहीं, हमेशा ये अनसपोर्टेड बीम नहीं होता है। अगर हम लोग कंप्रेशन फ्लेंज, जो चैनल सेक्शन का कंप्रेशन फ्लेंज और जो हमारा कॉलम है, इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें बाय ए मेंबर, तो फिर हमारा गैंट्री गर्डर हो जाता है लेटरली सपोर्टेड बीम। अगर हम लोग कंप्रेशन फ्लेंज और कॉलम को हम लोग कनेक्ट कर दें एक मेंबर से, तो हमारा गैंट्री गर्डर लेटरली सपोर्टेड बीम बन जाता है। और जिस अरेंजमेंट से हमने इसको कनेक्ट किया, इस मेंबर को बोलते हैं कैटवॉक। पीछे ये देखे थे, ये क्या था पीछे? डायफ्राम, डायफ्राम या फिर वेब क्लीट। इसको हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं कैटवॉक को? इसको हम लोग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ गैंट्री गर्डर हम लोग इसको वेल्ड कर देते हैं, ठीक। ये डायग्राम तो एलिवेशन है ना, एक्चुअली में क्या है, ये स्क्रीन के अंदर जा रहा है, एक लॉन्ग बीम है, तो इस पूरे लेंथ के अलोंग, गैंट्री गर्डर के पूरे लेंथ के अलोंग इसको कॉलम से हम लोग वेल्ड कर देते हैं कैटवॉक को। इससे क्या है, लेटरल रिस्ट्रेंट बढ़ जाता है और हमारी गैंट्री गर्डर की लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो पूरे कंसेप्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। Channel section is provided to increase lateral stability of gantry girder when it is subjected to lateral load। और lateral load आता कैसे है? जब क्रैब मूव करता है तो lateral load आता है, इसके कारण वेब ऑफ गैंट्री गर्डर डिफ्लेक्ट होता है। तो चैनल सेक्शन जब प्रोवाइड कर देते हैं तो वीकर जो एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये भी स्ट्रांग हो जाता है और लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है गैंट्री गर्डर की। क्लियर? नेक्स्ट फिर टॉप चैनल का फंक्शन क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जैसे कि अभी बताए बढ़ा देता है और लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। जो डिफ्लेक्शन आ रहा था लेटरल लोड के कारण, वो भी कम हो जाता है।
फिर हमको हमारा अरेंजमेंट टॉर्सनल रिस्ट्रेंट भी चाहिए था, जो कि चैनल सेक्शन से अचीव नहीं हो पा रहा था। सो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, गैंट्री गर्डर का जो वेब है उसको कनेक्ट कर दिया कॉलम के साथ, वेब को कनेक्ट कर दिया कॉलम के साथ विद द हेल्प ऑफ वेब क्लीट्स, या उसी को बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं फिर। अच्छा, 2 पॉइंट और है। गैंट्री गर्डर कैसे डिज़ाइन करते हैं, एज ए लेटरली सपोर्टेड बीम, और जब हम लोग कंप्रेशन फ्लेंज को कनेक्ट कर देते हैं कैटवॉक के थ्रू, तब ये क्या बन जाता है, लेटरली सपोर्टेड। जब तक कनेक्ट नहीं है, अनलेस द कंप्रेशन फ्लेंज इज लेटरली सपोर्टेड बाय कैटवॉक, तब तक हमारा गैंट्री गर्डर कैसे डिजाइन करता है, लेटरली अनसपोर्टेड बीम। तो जनरली इसको इन जनरल बात करें तो ये लेटरली अनसपोर्टेड ही होता है, गैंट्री गर्डर इन जनरल। फिर कैटवॉक प्रोवाइड कैसे करते हैं हम लोग, वेल्डिंग के थ्रू आउट द लेंथ ऑफ गैंट्री गर्डर, सो दैट कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम इज इफेक्टिवली रेस्ट्रेंड लेटरली रेस्ट्रेंड बढ़ जाता है, बकलिंग प्रिवेंट हो जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी गैंट्री गर्डर की बढ़ जाती है। क्लियर, ये सब डिस्कस हो गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हुक के बारे में। हुक जैसे कि कैसा है, कैसा शेप है, इलिप्टिकल शेप का ये हुक है। इसका शेप अगर हम लोग देखें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल शेप। यहाँ पर लोड को लटकाते हैं और ये एक पॉइंट मैंने मार्क किया, इस पॉइंट को नाम दिया ए। ठीक, सो जो ए और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पी। सो जो ए से लेकर के पी की डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इस इसेंट्रिसिटी के कारण होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। इस इसेंट्रिसिटी के कारण बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है और बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट करता है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इलिप्टिकल शेप का प्रोवाइड करते हैं अपने हुक को। इससे होता क्या है कि इसेंट्रिसिटी इसमें डिक्रीज कर जाती है इलिप्टिकल शेप में, उससे फिर बेंडिंग मोमेंट भी रिड्यूस कर जाता है और बेंडिंग स्ट्रेस भी कम हो जाता है। सो ये था रीज़न इलिप्टिकल शेप प्रोवाइड करने का, किसको, अपने हुक को। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।